सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता है ये वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं, चेक जानते हैं, बैंक में जो चेक होता है डिमांड ड्राफ्ट होता है, सिमिलरली उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी एक मनी इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए, याद कीजिए वो जमाना आज से 10-15 साल पहले जब इतना ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब जो भी चीज़ें इतना नहीं हुआ करता था, उस समय उतना विकसित नहीं था। मतलब इनफैक्ट पेटीएम तो आया भी नहीं था, गूगल पे भी 2016 के बाद आया है ये सब। तो पहले की बात बता रहे, आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग का एंड्रॉयड भी नहीं हुआ करता था, हम लोग के पास स्मार्टफोन हुआ करता था। तो हम लोग को रिचार्ज कराना होता था मोबाइल, तो कूपन मिलता था दुकान पे, 5 रुपए का कूपन, 10 रुपए का कूपन, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितने का भी हम लोग को कूपन लेना रहता था। मोबाइल रिचार्ज हो या इंटरनेट पैक हो, हम लोग कूपन खरीदते थे और उसे स्क्रैच करते थे। स्क्रैच करने के बाद जितना भी रहता था मोबाइल में हम लोग डायल करते थे वो नंबर, और फिर हम लोग का मोबाइल रिचार्ज हो जाता था। सिमिलरली ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे हम लोग कूपन कहाँ से लेते थे, दुकान में से लेते थे, उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड भी दुकान पे मिलता है और उस दुकान का नाम है बैंक। ठीक है, बैंक। लेकिन इंडिया में कई सारे बैंक है, लेकिन सारे बैंक में नहीं मिलता है। ये मात्र केवल एक बैंक में मिलता है जो कि है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया जाता है। जैसे याद कीजिए हमने क्या बताया कि जो कूपन था, कूपन 5 रुपए का मिलता था, 10 रुपए का, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, अलग अलग डिनोमिनेशन का होता था। सिमिलरली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये भी अलग अलग डिनोमिनेशन का होता है। 1000 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, ये डिनोमिनेशन है। तो इसे कोई भी ले सकता है, या तो एक इंडिविजुअल आपके मेरे जैसा कोई पर्सनल इंसान जाके ये खरीद सकता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है, या कोई कंपनी ले सकती है। ठीक है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का। और कितना ले सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है। मान लेते हैं कोई कंपनी ली है 1 करोड़ का, एक कूपन भी ले सकता है। कूपन मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड, एक इलेक्टोरल बॉन्ड भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 10,000 भी ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का हो गया। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का लेने का? इसका पर्पस मात्र एक ही पर्पस होता है। जैसे कूपन का हमारा पर्पस क्या होता है? मोबाइल रिचार्ज कराना, बस एक ही पर्पस, उसके अलावा उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड का भी बस एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करना। जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है उसको फंड करना। तो भैया हम फंडिंग करेंगे क्यों? इंडिविजुअल करेगा क्यों और कंपनीज करेगी क्यों? इससे फायदा क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था। ये फायदा मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन, 100% टैक्स छूट मिलता है। प्लस जिस इंडिविजुअल ने या जिस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, पैसे दिया है, 1,000 का दिया हो, 1 करोड़ का दिया हो, या 100 करोड़ का दिया हो, उस पार्टी का आइडेंटिटी प्लस वो किस पार्टी को दिया है, सारा आइडेंटिटी ना पार्टी बताएगा ना बैंक बताएगा उसके बारे में। यानी उस पर्सन का या उस कंपनी का आइडेंटिटी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। आई होप इलेक्टोरल बॉन्ड समझ गए होंगे। आइए फर्दर देखते हैं इसके बारे में। आइए अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कौन फंड रिसीव कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू केवल एंड केवल पॉलिटिकल पार्टियों से फंड रिसीव कर सकता है। कैसा पॉलिटिकल पार्टीज? 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज जो, पहला कंडीशन ये है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक एक्ट है जिसका नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। 1951 में ये एक्ट लाया गया था, इसलिए इसका नाम है 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसके सेक्शन 29A के तहत में वो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि लास्ट इलेक्शन में, प्रीवियस जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें कम से कम 1% वोट वो सिक्योर करना ही होना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 1% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम 1% वोट होना ही चाहिए। कहाँ पर? या तो लोकसभा के इलेक्शन में मिनिमम 1%, या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कम से कम 1% वोट उसको मिला होना चाहिए। तो वही पॉलिटिकल पार्टी एंटाइटल्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंड रिसीव करने के लिए। ठीक है,
2018 में ये बॉन्ड को लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। तो 2000 से 18 तक में अब तक जो भी सीक्रेट डोनर्स हैं वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए 16,000 करोड़ रुपए लगभग डोनेट किए हैं। सीक्रेट डोनर क्यों कहा जा रहा? क्योंकि जो डोनेट किया है या तो इंडिविजुअल या कंपनी, उसके आइडेंटिटी को कोई रिवील नहीं कर सकता है। कौन रिवील नहीं कर सकता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ना पॉलिटिकल पार्टी। ये कानून है, ठीक है। 2018 से अब तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए डोनेट किया गया है। और वो डोनेशन में देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेट कर सकता है। और ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये एक तरीका है। कई भी अलग तरीका भी है। हम कैश में भी ला के दे सकते हैं, मतलब हम आप कोई भी एक कंपनी भी कैश में भी दे सकता है। अलग अलग तरीका है फंडिंग करने का, डोनेशन देने का। तो उसमें से एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो जितने भी तरीका है डोनेशन का, सबसे ज्यादा पैसा डोनेशन में आया है थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से सबसे ज्यादा डोनेशन किया गया है, मोर देन 50%। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना भी डोनेशन किया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो जितना डोनेशन किया गया है, इसमें भी मोर देन 50% यानी लगभग 57% डोनेशन केवल एंड केवल बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को गया है। मोर देन 57%। इसका दो रीजन हो सकता है। या तो पहला रीजन ये कि अभी सक्सेसफुल पार्टी कौन सा है? बीजेपी। मतलब जो रूलिंग है उसको सक्सेस हम मानेंगे। तो सक्सेसफुल पार्टी बीजेपी है, इसीलिए इसने इतना ज्यादा गेन किया है। या ये भी हो सकता है कि इसने इतना ज्यादा गेन किया है, यही रीजन है क्योंकि ये अभी तक सक्सेस है। कुछ भी हो सकता है, दो रीजन हम आपको बताएं ये है। और इसका ये जो जजमेंट है, जजमेंट में अभी जो आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या इससे अपकमिंग इलेक्शन जो होने वाला है उस पर प्रभाव पड़ेगा? यकीनन प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल सा आदमी है, उसके पास हल्का फुल्का कुछ नहीं है, एक बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं। उसके पास कुछ उतना पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? ठंडा आ गया, ठंडा का समय है, मतलब अभी नवंबर दिसंबर में ठंडा आ गया मान लेते हैं। तो ठंडा में क्या करेगा? लकड़ी जलाएगा, हाथ सेकेगा और फिर रजाई ओढ़ के घर में अपने सो जाएगा। लेकिन उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पैसा आ जाता है, तो वो क्या करेगा? लकड़ी तो हाथ सेकेगा ही, लेकिन अब वो हीटर लगा लेगा। सोचेगा कौन आंख में धुआं लगाने जाए, हम हीटर खरीद लेते हैं, घर में हीटर लगा देगा। समझ लेते हैं उसके पास और पैसा आ जाता है, करोड़ों रुपए आ जाता है। कोई कहीं से वो जीत जाता है या ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में उसका जीत जाता है, कहीं बहुत अच्छा उसका प्रॉफिट होता है। तो अब क्या करता है? बहुत ज्यादा जमीन खरीद लेगा, घर बनाएगा, हर घर में एसी लगा लेगा, हीटर लगा लेगा, एसी गर्मी के लिए, हीटर ठंडा के लिए। ये करेगा पैसा आने पर। तो सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इतना ज्यादा पैसा आया है, इतना ज्यादा डोनेशन आया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी? अपने प्रचार प्रसार में इन्वेस्ट करेगी, हेलीकॉप्टर पे इन्वेस्ट करेगी, हेलीकॉप्टर से जो प्रचार हो रहा है, या जो पेंटिंग करके दीवार पे पेंटिंग करके प्रचार किया जाता है उस पे हो रहा है, या यूट्यूब ऐड हो सकता है, ये वीडियो आप ओपन किए होंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐड दिखाया होगा, अभी वो चलेगा, तो उसमें भी प्रचार दिया जा रहा है। बहुत प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अब इस स्कीम के थ्रू डोनेशन नहीं किया जा सकता है। तो यकीनन ये इसका असर बहुत पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। आइए अब हम लोग केस के फैक्ट को समझते हैं। ये जो केस है, जिस केस में हेल्ड किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। केस का फैक्ट कुछ इस प्रकार से है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे फॉर्मर अरुण जेटली के द्वारा 2017 में, 2017 के बजट सेशन में। जनवरी के 2018 में नोटिफाई किया गया ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये एक सोर्स है, एज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए ये एक सोर्स है। और इस पर्पस के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए अलग अलग एक्ट में, सच एज फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के में अमेंडमेंट किया गया, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट किया गया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही, इस एक्ट के द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो एग्जिस्टेंस में है। ये था फैक्ट। पिटिशनर्स का कंटेंशन ये है
कि ये जो स्कीम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वॉयलेट करता है, शेल कंपनीज के लिए रास्ता खोलता है। शेल कंपनीज क्या होता है? शेल कंपनीज मतलब ऐसे कंपनीज होते हैं जो वास्तविक में कंपनी होते ही नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट में दिखा दिया जाता है, कागज में दिखाया जाता है कि हाँ वो कंपनी है, लेकिन रियल में ना उसमें कोई एम्प्लॉय होता है, ना कोई उस कंपनी में कोई बिजनेस चलता है। तो ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है? शेल कंपनी का काम होता है ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक का मनी व्हाइट में। ब्लैक मतलब काला रंग का पैसा नहीं होता है, ब्लैक मनी का मतलब कि ऐसा मनी जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं दिया गया हो, इलीगल तरीके से वो पैसा लिया गया हो। जैसे इलीगल तरीका क्या हो सकता है? जैसे मान लेते हैं किडनैपिंग, कोई छोटा बच्चे को किडनैप कर दिया गया और उससे फिरौती का पैसा मांगा जा रहा है कि तुम अपने बच्चे के लिए 50 लाख दो, तो 50 लाख रुपए जो किडनैपिंग का दिया गया है तो उस पर आप इनकम टैक्स नहीं ना दे सकते हैं। या कोई अदर भी सोर्स से, जैसे ब्राइब हो गया, घुसखोरी से पैसा मिला है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं दिया जा सकता है। तो वो पैसे जिस पे इनकम टैक्स नहीं दिया गया है वो ब्लैक मनी हो गया। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में शेल कंपनीज हेल्प करता है। तो पिटिशनर का कंडीशन यही था कि जो है बॉन्ड, ये स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये ओपन करता है डोर, मतलब शेल कंपनीज को बढ़ावा करता है, करप्शन को प्रमोट करता है। करप्शन से और होगा, देखिए शेयर कंपनीज होगा तो ऑब्वियसली करप्शन तो होगा ही। पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगे वो इसको मिसयूज कर सकते हैं। ये फंडिंग किस लिए है? इलेक्शन पर्पस के लिए फंडिंग है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के अलावा भी कुछ इसका मिसयूज कर सकते हैं, बहुत सारा मिसयूज कर सकते हैं। सेंटर यानी गवर्नमेंट का कंटेंशन क्या था? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो स्कीम है एकदम ऐसा कुछ नहीं, स्कीम एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है स्कीम। ट्रांसपेरेंट कहाँ से हो गया? जो डोनर है, पैसे जो डोनेट कर रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कौन कर रहा है डोनेट, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे हुआ? लेकिन सेंटर का कंटेंशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। और ये जो स्कीम है ये बहुत पावरफुल मेथड है जो चेक करता है कि इलेक्शन में जो भी फंडिंग हो रहा है, इलेक्शन का जो मनी हो रहा है, पैसा है, वो गलत अवैध तरीके से यूज नहीं हो रहा है, किसी और अदर पर्पज से यूज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये सेंटर का कंटेंशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कंटेंशन है। आइए अब देखते हैं कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हेल्ड किया, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि जो वोटर्स होते हैं, वोटर के राइट टू नो कहाँ पे मेंशन है? स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इम्प्लाइडली मेंशन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में मेंशनड है राइट टू नो। तो वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन को इन्फ्रिंज करता है, तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात ये कोर्ट ने कही कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों फंडिंग कर सकते हैं, तो दोनों के फंडिंग को इक्वेट नहीं कर सकते, हम लोग बराबर सेम फुटिंग पे नहीं रख सकते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल बहुत दे सकता है तो ज़्यादा नहीं दे सकता है, लेकिन जो कंपनीज है, कंपनीज करोड़ों की करोड़ों दे सकती है फंडिंग। तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉस मेकिंग कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो कंट्रीब्यूट करेगी तो उसका पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा क्विड प्रो को, यानी क्विड प्रो को एक लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब होता है क्विड प्रो को का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी रिटर्न में क्या मिलेगा, हम पैसा दे रहे हैं तो हमें क्या फेवर मिलेगा, ये मतलब होता है। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी का ये नहीं रहेगा मुद्दा, टैक्स बेनिफिट मुद्दा उसका नहीं रहेगा, उसका एम टैक्स बेनिफिट नहीं रहेगा, बल्कि उसको रिटर्न में क्या बेनिफिट होगा ये होगा। एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक जो कंपनी से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंडिविजुअली देखा जाए, मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज फंडिंग कर रही हैं, तो कंपनी जो चाह रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज तो करेगी, जो गवर्नमेंट जीतेगी वो कंपनीज के फेवर में ही काम करेगी, मोर और लेस, ये हम लोग कह सकते हैं। तो लेने के बाद यही है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देख रेख करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन का मशीनरी अच्छे से चले, ये सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेवारी होती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारा पहलू को देखते हुए कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वोटर के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह कुछ नहीं है, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। कैसा लगा आप हमें अपना कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से एकदम आसान इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए होंगे।
किए हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।